आज के जो हमारे टॉपिक होंगे ना वो होंगे एक तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और एक आएगा हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आए। पहली बात तो ये है कि अगर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इस तरीके के प्रोसेस को शो करती है। रिफ्लेक्शन समझो ना कि अगर कोई लाइट है किसी सरफेस से टकराती है तो उसी मीडियम में वापस से मुड़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं हमें, रिफ्लेक्शन। एक तुम बोलते थे कि अगर मान लो एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, ये क्या था हमारा रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के पीछे टॉर्च ऑन कर दी तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पीछे अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो इसके किनारों से वो लाइट फैल जाती है। कहने का मतलब हमें आगे से पता चल जाता है कि इस बक्से के पीछे हमने लाइट ऑन कर रखी है। तो इस कॉर्नर के द्वारा लाइट को फैलाना, स्प्लिट करना, तोड़ देना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो इस तरीके के जो प्रोसेस है वो सिर्फ कौन शो कर सकती है, जो कि वेव नेचर शो करती हो। आगे बात समझे। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में तो एक बात आई है कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर को शो करती है। फिर ऊपर से हमने क्या कर रखा है, वेव और पार्टिकल के बीच में डिफरेंस बता रखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि जी वेव और पार्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है तो अब तो सीधा सीधा एक ही बात बोलते थे कि पार्टिकल वो होता है जो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, पार्टिकल क्या होता है, जो फोर्स लगाता है। अब जैसे कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इस पेन क्या हो गया, बंद हो गया ना। अगर मैं किसी के और हाथ लगा के उसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो वो क्या हो सकती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो ये जो हाथ है हमारा वो क्या है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। लेकिन अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता ना, हमें कोई फोर्स फील नहीं होता। इसका मतलब जो लाइट है वो क्या नेचर शो कर रही है, वेव। तो वेव वो होती है जो फोर्स अप्लाई नहीं करती। अगर और भी अच्छा समझना हो तो तुम क्या बोलते हो कि जो पार्टिकल होता है उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। मान लो मैं कह देता हूं कि इसको कैच कर रहा, तुम आराम से इसको कैच कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं कुछ बोल देता हूं और कह देता हूं कि मेरी आवाज को कैच करके दिखाओ तो उसको तुम कैच नहीं कर सकते ना, या फिर ये नहीं बता सकते ना कि इसकी पोजीशन कहां से कैच। तो सीधे सीधे क्या बोल दोगे, जो पार्टिकल होती है उसकी हम पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन वेव की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सनलाइट भी तो ऐसी ही है। सनलाइट की हम ये थोड़ी बता सकते कि जिस सनलाइट में हमने की ये लाइन खींच दी इससे आगे लाइट नहीं जाएगी, यहीं तक है लाइट। हाँ, अगर मैं पेन रख देता तो तुम लाइन नीचे खींच सकते हो कि जी ये पेन यहां तक ही है बस। तो जो लाइट है उसकी भी पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम। तो हमारे दिमाग में तो कंफर्म हो गई कि ये तो वेव है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में दो टॉपिक स्टडी किए थे, एक का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि जो सनलाइट है ना, जब मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेंगे, जब उनके ऊपर क्या लगे, फोर्स लगे। फोर्स मतलब थोड़ा सा आ गया ना कंफ्यूजन कि अभी अभी तो हम लाइट के बारे में क्या स्टडी कर रहे थे कि वो तो वेव नेचर शो कर रही है। अगर ये लाइट सनलाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रही है तो तभी शो करेगी जब वो क्या करे, पार्टिकल नेचर को शो करे। आगे बात सुनने। तो इसी कारण हमें एक अलग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी। अरे किसने डिस्कवर किया भाई, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने सीधी बात बोल दी कि एवरी सब्सटेंस शोज ड्यूल नेचर, एवरी सब्सटेंस। क्योंकि अगर अकेला लाइट के बारे में बोलता ना थोड़ा सा हमारे दिमाग में फिर से आता कि लाइट में ऐसी क्या खास चीज है कि सिर्फ लाइट ही दोहरा नेचर शो करती है। इसने सीधा क्या बोल दिया कि एवरी सब्सटेंस शोज ड्यूल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। डेफिनेशन याद होगी ना, ठीक है। तो अगर हम इसको और आगे देखते हैं कि जी हमारा वेव नेचर कैसे है, तो इसने क्या बताया कि अगर मान लो कोई वेव है तो उसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती थी, हम क्या बोलते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। प्लांक्स ने भी यही बोला था ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे कोई ना कोई क्या आता था, कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट आता था। तो ये क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स वेव की एनर्जी होगी।
लेकिन अगर हम पार्टिकल की एनर्जी देखें तो पार्टिकल की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो उसकी स्पीड के ऊपर, एक उसके मास के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो पार्टिकल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है भाई? mc स्क्वायर के। लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड मतलब इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर दोनों के दोनों नेचर शो करती है तो इसका मतलब h न्यू किसके इक्वल हो जाएगा? mc स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर तुम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो। तो हमने बताया था कि जो वेव होती है उसके अंदर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब है वेवलेंथ अपॉन में टाइम, और 1 अपॉन टाइम की जगह पुट किया था हमने भाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। पुट कर दो यहां पर वेलोसिटी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? mc स्क्वायर। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से क्या हो जाएगी? एक वेलोसिटी कट जाएगी। लैम्डा को उस तरफ ले जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv बोल दो या mc बोल दो। आया इसमें? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अगर हमें किसी की वेवलेंथ निकालनी है तो किसके इक्वल होती है भाई? h अपॉन मास मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी। अब हम मान लेते हैं हमारे लिए देखना चाहते हैं कि हम वेव नेचर शो कर रहे हैं या फिर पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए वेवलेंथ निकालेंगे। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 into 10 के पावर माइनस 34 अपॉन हमारे अंदर मास भैया मान लो 50 kg ले लेते हैं। वेलोसिटी कितनी स्पीड से भाग सकते हैं हम? भाई मान लो 10 की स्पीड से भागते हैं, 20 की स्पीड से भागते हैं। आप चाहे कितनी वैल्यू पुट कर लो, ये 10 के पावर माइनस 34 का मतलब समझते होगे कि 10 की पावर 34 से हम डिवाइड करेंगे, और जब इतनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 0.0000 इतनी जीरो आ जाएंगी, इतनी स्मॉल वैल्यू आ जाएगी कि उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे बात सुनने, तो जब हम अपनी वेवलेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते तो हमारा वेव करैक्टर जो है वो नेग्लिजिबल हो गया। लेकिन अगर यही बात अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते कि जी इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर मतलब कैसे शो कर रहा है पार्टिकल के साथ साथ, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू में 6.6 into 10 की पावर माइनस 34। सबको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 की पावर माइनस 31। समझ गए होगे? ये माइनस 31 माइनस 34 को क्या कर लेता है? काउंटर बैलेंस कर लेता है। अब अगर मान लो सनलाइट की बात करें, सनलाइट की जो स्पीड होती है कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। तो ये लगभग वेवलेंथ 10 की पावर माइनस 5 में आ जाती है। इतनी वैल्यू तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात सुनने इतना, तो यहां पर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। आपको दिया जाएगा कि इफ ए सब्सटेंस हैविंग 1 ग्राम मास और उसकी वेलोसिटी दी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये वेव करैक्टर शो कर रहा है या पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो आप क्या पुट करोगे? यहां पर प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, जितना मास दिया जाए उसकी वैल्यू और जितनी वेलोसिटी दी जाए उसकी वैल्यू। अगर यहां पर वैल्यू 10 की पावर माइनस 15 से नीचे तो आए तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10 की पावर माइनस 15 से ऊपर आए तो हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज ही थी इसमें। देखो दूसरी बात क्या आती है कि एक बुक में तुम्हें लिखा भी मिलता है कि जब हम सी लिख देते हैं ना तो हम ये मानते हैं कि ये लाइट वेव है, और अगर हम यहां पर वी लिख देते हैं तो क्या लिख देते हैं? वो क्या है? मैटर वेव है। क्योंकि सी तो हम क्या मानते थे? लाइट की स्पीड मानते थे। तो ये तो हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, और अगर हम वी लिख देते तो क्या होती है? वो मैटर वेव। ठीक है, दोनों में अगर डिफरेंस करना हो तो सबको पता है कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, मैटर की स्पीड क्या होती है? कम होती है। इस तरीके से डिफरेंस भी कर सकते थे। लेकिन जो हमारा मेन है आज एक टॉपिक है वो आ जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी। तो दूसरा क्या था हमारा भाई? हाइजेनबर्ग। उसने क्या बताया कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल में तो जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही आते होंगे, तो अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना तो उसकी दो चीजें एक साथ हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक तो उसकी पोजीशन, क्यों कहां पर घूम रहा है, दूसरी उसके
अंदर कितनी स्पीड है। कहने का मतलब है वी कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए स्पीड एंड पोजीशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। हम एक ही टाइम पर दोनों की दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, बड़ी चीज हो, अगर मैं आपको ये स्केच पेन दिखा देता तो आप बता देते कि भाई इसकी पोजीशन यहां पर है और इसके अंदर स्पीड भी कितनी है, 0 है। तो हम बड़ी चीजों की दोनों चीजें, पोजीशन भी और स्पीड भी, दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हम किसी की पोजीशन और उसके अंदर स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर लाइट डाल के ना, क्योंकि अंधेरे के अंदर, डार्क के अंदर तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है या फिर उसके अंदर कितनी स्पीड है। अब मान लो हम लाइट फॉल करते हैं, इसके ऊपर गिराते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड कैलकुलेट कर सकें। तो लाइट हम दो टाइप की डालेंगे, एक बार है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, एक बार है जिसकी एनर्जी कम है। तो मान लो हम पहले क्या डाल देते हैं, लो एनर्जी की लाइट डाल देते हैं। लो एनर्जी का मतलब वो लाइट धीरे 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 आएगी और धीरे 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 तुम्हारे तक पहुंचेगी। जब रिफ्लेक्टेड लाइट तुम्हारे तक पहुंचेगी तभी तो पता चलेगा ना कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। अगर धीरे धीरे पहुंची, इतनी देर में तो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन तुम्हें तो ऐसा लगेगा ना कि इलेक्ट्रॉन यहां पर था। अरे पर्सन में तो यहां पर तुम उसकी स्पीड तो करेक्ट मेजर कर लोगे, लेकिन जो पोजीशन है वो क्या आएगी आपकी, इनकरेक्ट आएगी। हम एग्जांपल दे देते हैं ना, मान लो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको बोल देते हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है वहां पर देख के आओ, तो वो धीरे 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 जाएगा और वो वापिस आके तुम्हें बताएगा, तभी पता चलेगा ना। इतनी देर में तो वो 1000 पोजीशन चेंज होंगी। आगे असल में तो हम क्या करते हैं जी, हाई एनर्जी की लाइट डाल देते हैं। तो हाई एनर्जी क्या आएगी, झटके से गई, झटके से तुम्हें मिल गई। पोजीशन तो पता चल गई कि पोजीशन तो यहां पर थी, लेकिन इतनी हाई एनर्जी की लाइट डाल लोगे तो उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझाया था कि जैसे जैसे हमें इसके ऊपर हाई एनर्जी की लाइट डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब आपकी बार स्पीड इनकरेक्ट आएगी अगर पोजीशन करेक्ट आ गई तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार इनकरेक्टनेस इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्टनेस इन वेलोसिटी, वो लगभग किसके इक्वल होता है भाई, h/4 पाई m के इक्वल होता है। आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी हुई। तो इसका जी बेनिफिट क्या हुआ, फिर इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया, इसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन चाहकर भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम कई बार सोचते थे ना कि जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है तो ये तो पास पास आनी चाहिए। तो अगर हम चाहें कि भाई यहां पर अट्रैक्शन हो जाए तो भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये एक्सप्लेन कर दिया इसने। कैसे एक्सप्लेन किया, तो देखो अगर हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज किया भाई कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पर होते हैं भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मान लिया तो हमें पोजीशन और वेलोसिटी में से, पोजीशन और स्पीड में से एक चीज तो करेक्ट मेजर कर सकते हैं। इन्होंने बोला था भाई दोनों एक साथ करेक्ट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज चाहे तो उसकी स्पीड और चाहे उसकी पोजीशन करेक्ट मेजर कर सकते हैं। हमने क्या कह दिया कि भाई पोजीशन इनकरेक्ट होने दो, हमें जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है ना इलेक्ट्रॉन की, वो कैलकुलेट करके दिखा दो। तो अब यहां पर आप क्या बताओगे कि जी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी इनकरेक्टनेस आ सकती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हमने किसी रूम में रखा हुआ है, किसी कमरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमें नहीं पता वो ऑब्जेक्ट कहां पर है उस रूम में, और बाहर से हम तुक्के लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। अब ये तो है नहीं कि तुक्का मारने के बाद वो ऑब्जेक्ट जहां पर बताया था उससे 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर होगा।
वो तो कमरे की जितनी साइज है उतनी इनकरेक्टनेस आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में इनकरेक्टनेस कितनी आ सकती है मैक्सिमम, जितनी की इस कमरे की साइज है, मतलब जितना इसका डायमीटर है, तो न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है 10 की पावर माइनस 15, मतलब इनकरेक्टनेस ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 10 की पावर माइनस 15। आई बात समझे? तो यहां पर क्या पुट कर दोगे, इनकरेक्टनेस इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय करेक्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। यहां पर सारी वैल्यू पुट करो, डेल्टा x की वैल्यू कितनी आई 10 की पावर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 6.6 into 10 की पावर माइनस 34। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31। तो ये जी 10 की पावर 15 भी क्या हो जाएगा, इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में ही जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को ऊपर ले जाते हैं हम तो पॉजिटिव में आ गई नहीं ये। कहने वाला 10 की पावर 34 को तो 10 की पावर 31 लगभग क्या कर लेगा, काउंटर बैलेंस कर लेगा। जब यहां पर इसको आप सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू किस में आती है 10 की पावर 10 में आती है। अब सपोज अगर तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है यूनिवर्स में, तब तो क्या आंसर देते थे कि जी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। वो भी कितनी है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ये तो उससे भी ज्यादा हो गई। इतना मीटर इन 1 सेकंड नॉट पॉसिबल। इतनी इतनी डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर नहीं कर सकते। तो जो हमने मानना था वो क्या माना था, गलत माना था इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसके अंदर इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतनी वो स्पीड उसके अंदर हो नहीं सकती। आगे बात सुनने, ठीक है। तो ये दो टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है ना वो क्वांटम नंबर के बारे में आएगा अगली वीडियो में।